आपसी भेदभाव दूर करने के संकल्प को पूरा करने निकल पड़े हैं बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। आज उनकी पदयात्रा का 7वां दिन है। ये यात्रा आज घुक्सी से निवाड़ी पहुंचेगी। इस यात्रा में बाबा लोगों को एकता और भाईचारे का पाठ पढ़ा रहे हैं। उनके साथ श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। बाबा का कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों की भारी भीड़ उनके साथ देखी जा सकती है। इस यात्रा में शामिल हर भक्त बाबा के साथ इस मिशन में डटा हुआ है। बाबा बागेश्वर की यात्रा अपने 9वें दिन ओरछा पहुंचेगी, जहां इस यात्रा का समापन होगा। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। हिंदू एकता यात्रा आज अपने 7वें दिन में पहुंच गई है। पड़ावों के साथ लगातार ये यात्रा आगे बढ़ती जा रही है और देश भर से हिंदू जो है वो इस यात्रा का हिस्सा भी बनते जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का भी इस यात्रा में जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। संजय दत्त की तस्वीरें कल हमने आपको दिखाई थी। संजय दत्त बाबा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं बाबा के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तत्पर हूं और जो भी बाबा को जरूरत पड़ेगी मैं उनके साथ हर पड़ाव पर खड़ा हुआ हूं। तो जगह जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जगह जगह से जन सैलाब जो है बाबा के इस कारवां के साथ लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और जुड़ता जा रहा है। उत्साह आप देख सकते हैं, उमंग आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से साधु संत भी इस यात्रा का अहम हिस्सा बन रहे हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, यात्रा मार्ग पर आप मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप बताएं कि आप कहां पर अभी पहुंच चुके हैं, यात्रा कहां पहुंच चुकी है और आपके पीछे मुझे लोगों का हुजूम भी नजर आ रहा है। अगर संभव हो तो उनसे बात भी कीजिए। जी बिल्कुल, अभी आपको बता दें, जैसे पहले बताया था कि घुक्सी से यात्रा शुरू हो गई है। अभी बीच के छोटे छोटे जो गांव पड़ रहे हैं उन्हीं में से होते हुए जा रही है। फिलहाल ये हाईवे है, अगर दोनों तरफ आप देखें सड़क के दोनों किनारों पे फिलहाल ये हाईवे है। अभी हाईवे से होते हुए यात्रा गुजर रही है। आगे चल के गांव आएगा, नौरा गांव है, जहां पे चाय पानी वगैरह जो है इन भक्तों के लिए यहाँ पे रखी रहेगी। लेकिन आप देखिए कि भीड़ जो है उसे देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पे किस तरीके से यात्रा अनवरत जारी हो रही है। देखिए, जैसे हमने पहले दिन भी दिखाया था, बद्री महाराज बुंदेलखंड के खली, ये इन्होंने संकल्प लिया था कि इस एकता यात्रा के दौरान वो अपनी शिखाओं से, अपनी चोटी से इस रथ को खींचते हुए बागेश्वर धाम से ओरछा तक ले जाएंगे। और आप देखिए, इतने दिन हो गए, 7वां दिन है, लगातार हम देख रहे हैं बद्री महाराज बुंदेलखंड के खली और रेसलर खली, उनसे भी इन्होंने मुलाकात की थी। ये अपनी शिखाओं से, आप देखिए, मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन दिखाए, वो अपनी शिखाओं से इस रथ को खींच रहे हैं। हनुमान जी जिसके ऊपर सवार हैं और इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि कैसे ये पूरी यात्रा लगातार आगे चल रही है। और अलग अलग तरीके से अगर देखा जाए तो इस यात्रा का देखिए, फूल बिछा के सड़क पे, ये फूल बिछा के स्वागत किया। इस पूरी देखिए, पूरा आगे तक फूल बिछाए गए हैं इस यात्रा में और इस यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। तो ये यात्रा फिलहाल नौरा गांव की तरफ बढ़ रही है। और देखिए, छतों पे आप देखिए, सामने घर की छत जो है वहां पे भी आपको दिख जाएंगे जो लोग खड़े हुए हैं। वो तमाम लोग जो है बस वो इस इंतजार में है कि बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है, देखो छोटी छोटी बच्चियां हैं, अपने हाथों में फूल लेके खड़ी हुई हैं बागेश्वर धाम का इंतजार करने के लिए। तमाम दूसरे लोग भी हैं और इसको देख के अंदाजा आपको लग जाएगा कि कितना ज्यादा, क्या कहना है, यात्रा के लिए खड़े? हाँ, यात्रा के लिए हिंदू एकता भिंडी के देश है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रोज आते हैं, रोज जाते हैं और बागे गड़ा वही जाता है जिन्हें बागेश्वर बालाजी बुलाते हैं। बोल बागेश्वर बालाजी की जय। आप भी बागेश्वर धाम से चले आ रहे हो? हाँ, बागेश्वर धाम से पैदल आए। अच्छा, हाँ, गदा हाथ में लेके, गदा हाथ में लेकर रासलीला करते करते करके दिखाइए हमारे दर्शकों के लिए भी कैसे। और मेरी झोपड़ी में आज एक बार आजा, आजा रे मेरे बागेश्वर बालाजी, आजा, आजा रे मेरे बागेश्वर बालाजी। और मेरी टापरी में एक बार आजा, आजा रे मेरे के रहने वाले हो? मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। इंदौर से है? हाँ, इंदौर से। और इंदौर से बागेश्वर धाम आए? इंदौर से बागेश्वर धाम आए।
देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्साह जो है 7वें दिन भी जारी है। कोई चेहरे पे थकान या फिर चलने में कोई दिक्कत ऐसा कुछ भी जो है हमें दिख नहीं रहा है। और जैसे ही हम इनके पास पहुंचते हैं ऐसा लगता है कि जैसे ये पहला दिन हो और यात्रा बस शुरू ही हुई हो, ऐसे हालत, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि 7 दिन हो गए हो और ये यात्रा लगातार जारी है। झांसी जिले उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अब ये यात्रा चल रही है। एक लंबा सफर तय कर चुकी है यात्रा, लेकिन जिस तरीके से लोगों का उत्साह है वो साफ तौर पे बता रहा है कि फिलहाल इन लोगों के कदम ओरछा पहुंचने से पहले थमने वाले तो है नहीं। जी, यात्रा जो है 7वें दिन में प्रवेश कर गई है। 2 दिन का भी सफर बाकी है। जैसा कि हमारे सहयोगी ने जानकारी दी कि 9वें दिन ये यात्रा ओरछा पहुंचेगी और अभी भी कारवां जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और लोगों के साथ में जुड़ने का सिलसिला भी इसी तरह जारी है। फिर से हम भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा जब 7वें दिन घुघसी से निकली तो यात्रा में शामिल भक्तों का उत्साह देखने लायक था। यात्रा शुरू होने के 7 दिन बाद भी न तो इनके चेहरे पर थकान है और न ही इनके जोश में कोई कमी आई। ये भक्त पूरे उत्साह के साथ नाचते गाते इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा अपने 7वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और घुघसी से शुरू होकर के ये यात्रा अब निवाड़ी की ओर बढ़ गई है। हमारे साथ तमाम वो लोग मौजूद हैं जो 7वें दिन भी पूरे जोश खरोश के साथ इस यात्रा में न केवल शामिल हो रहे हैं बल्कि नाच गाते हुए ये अपने आगे का सफर तय कर रहे हैं। ये तमाम लोग आपको दिख जाएंगे जो सुबह सुबह घुघसी से रवाना हो रहे हैं निवाड़ी के लिए और नाचते गाते ये तमाम लोग जो है आपको दिख जाएंगे किस तरीके से जो है ये सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही है कि कैसे 7वें दिन भी इनका जोश जो है वो बरकरार है, बना हुआ है। रास्ते भर जो अलग अलग लोगों ने इनके लिए इंतजाम किए हुए हैं खाने पीने के, संगीत के, भजन के, वहां पे ये रुकते हैं और इसी तरीके से नाचते गाते ये सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं 7वें दिन। और मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि घुघसी की तरफ वो कैमरा करे जहां से जनता चल करके आ रही है। ये तमाम लोग आपको दिख जाएंगे जो लगातार चलते हुए आ रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एकता यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है इस यात्रा के साथ और लोग भी जुड़ते जा रहे हैं। छठे दिन ये यात्रा घुघसी पहुंची थी जहां से आज सुबह निवाड़ी के लिए निकल पड़ी। बाबा बागेश्वर के साथ 1 लाख से ज्यादा भक्त इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यात्रा के पहुंचने से पहले कुछ भक्त सड़कों की सफाई में जुट जाते हैं ताकि यात्रा मार्ग पर बाबा बागेश्वर और उनके भक्तों को पैदल चलने में कोई दिक्कत न हो। आपको और तस्वीर दिखाते हैं। सामने अगर आप देखें तो पदयात्रा से पहले झाड़ू लगाई जा रही है। झाड़ू लगा करके इन लोगों को यहाँ से एक तरीके से सड़क को साफ करते हुए फिर जब पीछे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आते हैं तो उससे पहले ये झाड़ू लगाते हुए पूरी सड़क को इसी तरीके से साफ करते हैं। और तमाम लोग जो हैं वो इस यात्रा के साथ लगातार उसी जोश और उत्साह के साथ चल रहे हैं जैसे वो पहले दिन चल रहे थे। और अगर ये तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो उसको देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे 7 दिन पूरे हो जाने के बावजूद किसी भी तरीके की कोई थकान इनके चेहरे पे नहीं दिख रही। ये तमाम लोग हैं जो इस यात्रा के आगे आगे चलते हैं और इसी तरीके से ये पहले सड़क को साफ करते हैं और फिर उसके आगे की पूरी ये पदयात्रा जो है चलती है। क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नंगे पैर चल रहे हैं और कई ऐसे पदयात्री हैं जो नंगे पैर चल रहे हैं, तो किसी भी तरीके की कोई ऐसी हानिकारक चीज उनके पैरों में ना पड़े, कोई कंकड़ कोई कांच का टुकड़ा वो सड़क पे ना रहे जिससे पदयात्री हो या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो उन्हें कोई तकलीफ हो, उसका भी पूरा यहाँ ध्यान रखा जा रहा है। पदयात्रा से पहले पूरी सड़क को साफ कर दिया जाता है। ये देखिए आप। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस पदयात्रा में जहां से गुजर रहे हैं वहां लोग उनसे मिलने के लिए उमड़ रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी भक्तों को निराश नहीं कर रहे, वो भक्तों से मिल रहे हैं और उन्हें आशीर्वाद भी दे रहे हैं। साथ ही सभी से भेदभाव दूर करके एकजुट होने की अपील कर रहे हैं।
इस पद यात्रा के रास्ते में आने वाले गांवों में भी पदयात्रियों के स्वागत का इंतजाम किया गया है। गांव के लोगों ने पदयात्रियों के लिए चाय और पानी का इंतजाम कर रखा है। बाबा बागेश्वर की यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। आज निवाड़ी में विश्राम के बाद यात्रा कल ओरछा तिगड्डा पहुंचेगी। उसके बाद 29 नवंबर को ओरछा के राम राजा मंदिर पहुंचकर यात्रा संपन्न हो जाएगी। झांसी से रवीश पाल सिंह, गुड न्यूज टुडे। तो पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री की अगुवाई में हिंदू एकता पद यात्रा लगातार जारी है। 21 नवंबर से शुरू हुई ये पद यात्रा 29 नवंबर को ओरछा में समाप्त होगी, जिसको लेकर ओरछा में हर तरफ तैयारी की जा रही है। हिंदू एकता यात्रा 28 नवंबर को ओरछा के तिगैला पहुंचेगी। 29 नवंबर को यात्रा ओरछा के श्री राम राजा मंदिर में प्रवेश कर जाएगी। इस दौरान 8 किलोमीटर की यात्रा तय की जाएगी। यहां पर धर्म ध्वजा को श्री राम के चरणों में अर्पित किया जाएगा। इसके बाद ओरछा के हेलीपैड में सामूहिक हनुमान चालीसा का भी आयोजन होगा। समापन से पहले 1 किलोमीटर की यात्रा के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ और ध्वजारोहण किया जाएगा। बाबा के भक्तों ने अभी से ही इस भव्य आयोजन के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस भी यहां पर सुरक्षा के खास उपाय कर रही है। आयोजन स्थल पर पुलिस को छोड़कर किसी के भी हथियार लाने पर प्रतिबंध यहां पर लगा दिया गया है। वहीं बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बोलने का अंदाज सबको पसंद आता है, तो उनके कपड़ों का स्टाइल भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। सादे से कपड़ों में ही वो अपना जादू चला जाते हैं। बाबा जहां जाते हैं उनका सादा सिंपल सा लुक देखने को मिलता है। कभी वो धोती कुर्ता में नजर आते हैं तो कभी ढीले ढीले चोले को पहनकर ही सुर्खियां बटोर लेते हैं। यही नहीं, उनकी स्टाइल अलग काफी मानी जाती है। तो चलिए उनके कुछ ऐसे ही शानदार लुक्स पर नजर डालते हैं जिसमें उनकी सादगी भरा अवतार देखने को मिल रहा है। देखिए, बाबा बेहद सादगी से जीवन जीते हैं, इसीलिए ढीले ढाले कुर्ते में वो नजर आते हैं। कभी कभी ढीले ढाले कुर्ते के साथ मैचिंग धोती में भी आपको नजर आते हैं। बाबा जब भी कथा सुनाते हैं तब उनका रंग बिरंगे कुर्ते में थोड़ा स्टाइलिश लुक देखने को मिल जाता है। कथा सुनाने के दौरान खासकर वो चांदी का कड़ा पहनते हैं। बाबा धीरेन्द्र को अक्सर ही ब्राइट कलर के कपड़ों में देखा जाता है। ऐसा लगता है कि उन्हें ब्राइट कलर वाले कपड़े ज्यादा पसंद हैं। बाबा ज्यादातर मौकों पर अलग अलग रंग के प्लेन या छोटे से प्रिंट वाले कुर्तों में नजर आते हैं। बागेश्वर धाम महाराज के कपड़े राजा महाराजा की तरह ही होते हैं। राम कथा और दिव्य दरबार में वो अलग अलग चमकते कपड़े में नजर आएंगे। बाबा की पगड़ियां भी चर्चा में रहती हैं। कोल्हापुर की संस्थानिक पगड़ी उनके लिए खास है। जानकार बताते हैं कि इस पगड़ी को मराठा राजा महाराजा पहनते थे। खास किस्म की इस पगड़ी को बनाने में 2 से 3 दिन का वक्त लगता है। बाबा के कपड़ों में उनके भक्तों को बाबा का अलौकिक रूप दिखता है, ऐसा भक्तों का कहना है। और चलिए अब रुक कर लेते हैं अयोध्या का। अब बात प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की। यहाँ राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से जारी है। मंदिर के दूसरे तल पर स्थापित होने वाली राम दरबार की मूर्तियां 15 जनवरी तक अयोध्या पहुंच जाएंगी। फिलहाल इन मूर्तियों का निर्माण राजस्थान के जयपुर में हो रहा है। राम भक्तों के लिए यह खबर बेशक एक अच्छी खबर है, क्योंकि राम दरबार की मूर्तियां ऐसे वक्त में अयोध्या लाई जाएंगी जब गर्भगृह में रामलला की मूर्ति को विराजे 1 साल होने वाला होगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जा पर कृपा राम। नए मंदिर में रामलला विराजने के बाद राम नगरी में फिर बहेगी भक्ति आस्था की बयार। मंदिर में जल्द सजने वाला है राम दरबार। इस साल जनवरी में नए राम मंदिर में श्री राम की बाल रूप की दिव्य मूर्ति विराजमान हुई तो हर राम भक्त का मानो सपना पूरा हुआ। श्री राम के मंदिर में प्रवेश के बाद से मंदिर के दूसरे तल का निर्माण फिलहाल जोरों पर है। ऐसे में जब मूर्ति स्थापना की वर्षगांठ नजदीक आ रही है तो शुभ समाचार ये है कि मंदिर के दूसरे तल पर लगाई जाने वाली राम दरबार की मूर्तियों को अयोध्या लाए जाने की तारीख तय हो गई है। 15 जनवरी को राम दरबार की सुंदर और भव्य मूर्तियों को जयपुर से अयोध्या लाया जाएगा। इनके साथ ही सप्त मंडपम के मंदिरों की 7 मूर्तियां और परकोटे के मंदिरों की 6 मूर्तियां भी जनवरी में बनकर तैयार हो जाएंगी। मंदिर निर्माण समिति के अनुसार इन सभी मूर्तियों का निर्माण बेहद धैर्य और गुणवत्ता का ख्याल रखते हुए किया जा रहा है।
वह जो सप्त मंदिर हैं उनके बारे में कैसे कार्य को गति दी जाए। हमारा प्रयास है कि जब मंदिर पूर्ण हो तो सप्त मंदिर भी पूर्ण हो एक साथ ही, जिससे लोगों को यह विश्वास जगे कि जो भगवान राम की सामाजिक समरसता है उसको भी ट्रस्ट ने ध्यान दिया है। मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम दरबार की मूर्तियों को विख्यात शिल्पकार वासुदेव कामताकार दे रहे हैं। मूर्तियों का परीक्षण करवाया जा चुका है, जिनकी गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई। राम दरबार में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान की मूर्तियां एक साथ रहेंगी। राम मंदिर के 800 मीटर लंबे परकोटे में कांसे के 90 म्यूरल यानी भित्ति चित्र बनाए जा रहे हैं। इनमें से 11 चित्र बनकर तैयार हो चुके हैं। एक म्यूरल की लंबाई 7 फीट और चौड़ाई 6 फीट बताई जा रही है। फिलहाल संगमरमर के पत्थर पर इन सभी मूर्तियों को आकार देने का काम जारी है। मंदिर निर्माण समिति को उम्मीद है कि राम दरबार और परकोटे की सभी मूर्तियों को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की वर्षगांठ से पहले अयोध्या लाया जाएगा, जिसके बाद ये सभी मूर्तियां पूरे राम मंदिर की शोभा में 4 चांद लगाएंगी और मंदिर की इसी भव्यता को देखने देसी विदेशी श्रद्धालु राम नगरी पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज आई है। पिछले कुछ दिनों से जारी स्थानीय दुकानदारों और घोड़ा पिट्ठू पालकी वालों की हड़ताल खत्म हो गई है। अब पहले की तरह ही श्रद्धालु पिट्ठू पालकी वालों की सुविधा उठा रहे हैं। यह हड़ताल वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ व्यापार, रोजगार छिन जाने के डर से की गई थी। सेवा कर लो, सेवा का मेवा पालो, झूमो नाचो गालो, झूमो नाचो गालो। माता की जयकारों से गूंज उठी घाटी। 4 दिन की हड़ताल के बाद वैष्णो देवी ट्रैक पर खुली दुकानें। श्रद्धालुओं को फिर मिली घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधा। 4 दिनों की हड़ताल के बाद माता वैष्णो देवी ट्रैक पर दुकानें फिर सज गई हैं। घोड़ा पिट्ठू पालकी की सवारी श्रद्धालुओं ने फिर से करनी शुरू कर दी है। स्थानीय दुकानदारों और पिट्ठू पालकी वालों की हड़ताल से पिछले दिनों श्रद्धालुओं को खाने पीने, आने जाने में जो असुविधा हुई वो अब दूर हो गई है। मां के दर्शन को आए श्रद्धालुओं में फिर वही जोश, वही उत्साह का संचार दिख रहा है। सब मिल रहा है, ट्रैक भी खुला हुआ है, सारी दुकानें खुली हुई हैं और घोड़े पाल की जो भी चाहिए सब मिल रहा है। बिल्कुल, जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं और सब यहाँ लाइन लगी हुई है, सबकी सब पूरी तरह से खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है श्रद्धालुओं को। वो आ सकते हैं आराम से और आराम से पिट्ठू पालकी और जो भी करना चाहते हैं वो और जो होता है वो कर सकते हैं और जा सकते हैं आराम से। ट्रैक पे खुली हुई हैं दुकानें, सर्विसेज भी है वहाँ अवेलेबल है। रात में गए थे जब तो बंद हो ही जाती हैं, बाकी अभी जब आ रहे थे जब तो सब कुछ खुला हुआ था। परसों चढ़ाई करी थी, परसों सारा कुछ बंद था, लेकिन आज सारा कुछ खुला था। परसों कुछ भी नहीं चल रहा था, ना घोड़े ना पालकी ना कुछ भी नहीं था। मां के दर्शन को आए श्रद्धालुओं में फिर से वही जोश, वही उत्साह का संचार दिख रहा है। पिछले दिनों मां के दरबार तक पहुंच आसान बनाने के लिए रोपवे प्रोजेक्ट शुरू करने की खबर आई, जिसके बाद व्यापार और रोजगार छिनने के डर से स्थानीय दुकानदारों और ट्रैक पर काम करने वाले घोड़ा पिट्ठू पालकी वालों ने हड़ताल शुरू कर दी। उनकी एक ही मांग थी कि वैष्णो देवी दर्शन के लिए रोपवे नहीं लगना चाहिए। रियासी के जिला आयुक्त ने प्रदर्शनकारियों से मिलकर उनकी समस्या का हल निकालने का यकीन दिलाया और उनसे 15 दिसंबर तक दुकानें खुली रखने और घोड़ा पिट्ठू पालकी को चलाने की अपील की, जिसके बाद हड़ताल को 15 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। स्थानीय दुकानदारों तथा घोड़ा पिट्ठू पालकी वालों की रोपवे के अगेंस्ट जो है वो हड़ताल चल रही थी, जिसके चलते दुकानें भी काफ़ी बंद थीं और घोड़ा पिट्ठू पालकी भी बंद थे, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा था। लेकिन आपको बता दें, कल शाम जिला आयुक्त रियासी के आश्वासन के बाद दुकानें खोल दी गई हैं। घोड़ा पिट्ठू पालकी
आसानी से श्रद्धालुओं के लिए कटरा वैष्णो देवी में उपलब्ध हैं। माता वैष्णो देवी के दरबार में हर साल लाखों श्रद्धालु हाजिरी लगाते हैं, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं की भी बड़ी संख्या होती है। इनकी सुविधा के लिए वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ताराकोट से सांची छत तक रोपवे की शुरुआत करने का ऐलान किया। समय की बचत करते हुए 13 किलोमीटर के पैदल मार्ग को इस नई रोपवे सेवा के जरिए मिनटों में पूरा किया जाएगा। आप इस रोपवे के सहारे कटरा स्थित बेस कैंप ताराकोट से सांझी छत पहुंच जाएंगे। इस रोपवे में गंडोला केबल कार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही सरकार के इस प्रोजेक्ट से पर्यटन को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। अब अगर मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रोपवे की सौगात देनी है तो स्थानीय दुकानदारों और वैष्णो देवी ट्रैक पर काम करने वाले लोगों का डर दूर करना होगा। उनके व्यापार और रोजगार पर असर न पड़े, इसकी व्यवस्था भी करनी होगी। तभी श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ घाटी के सभी वर्गों का विकास सुनिश्चित हो सकेगा। कटरा से गौरव पराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्या वैष्णो देवी दर्शन रोपवे प्रोजेक्ट के शुरू होने से वाकई स्थानीय दुकानदारों का व्यापार कम हो जाएगा? क्या वैष्णो देवी ट्रैक पर घोड़े, खच्चर, पिट्ठू पालकी वालों का रोजगार छिन जाएगा? क्या बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं की सुविधा के लिए शुरू किए जाने वाले रोपवे स्थानीय लोगों के विकास में बाधा बन जाएंगे? आखिर रोपवे से उनकी आजीविका पर क्या असर पड़ेगा, ये समझने के लिए हमने हरिद्वार का रुख किया, जहां मां मनसा देवी और मां चंडी देवी के दर्शन के लिए पैदल रूट के साथ रोपवे की सुविधा मिल रही है। देखिए। धार्मिक आस्था के दो केंद्र, दो डगर की ये तस्वीर है। एक का सफर रोपवे ने आसान कर दिया है तो दूसरे को रोपवे का इंतजार है। पहली तस्वीर तीर्थ नगरी हरिद्वार की है, जहां मां गंगा के दोनों तरफ पहाड़ियों पर मौजूद मां मनसा देवी और मां चंडी देवी का वास है, जिनके दर्शन को रोपवे ने सुलभ बना दिया है। तो दूसरी तस्वीर माता वैष्णो देवी की है, जहां रोपवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलने के साथ ही स्थानीय स्तर पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सवाल है कि माता वैष्णो देवी मंदिर जाने के लिए रोपवे की सुविधा शुरू होने से क्या स्थानीय दुकानदारों, घोड़े, पिट्ठू, खच्चर, पालकी वालों के रोजगार पर कुछ असर पड़ेगा? क्या उनका डर सही है या फिर वो बेवजह ही डर रहे हैं? ये समझने के लिए हमने हरिद्वार का रुख किया, जहां मां मनसा देवी और मां चंडी देवी के दर्शन के लिए पैदल जाने की सुविधा तो है ही, साथ ही दोनों मंदिर जाने के लिए रोपवे यानी उड़न खटोला से जाने की सुविधा मिली हुई है। हम रोपवे में जा रहे हैं। रोपवे से जा रहे हैं? हाँ जी। यहाँ पर रोपवे से भी लोग जाते हैं, पैदल भी जाते हैं? पैदल हमने तो सब बुजुर्ग है। आपके लिए सुविधाजनक है रोपवे? ये रोपवे इज वेरी कंफर्टेबल। हाँ जी। तो रोपवे से गए थे। पैदल क्यों नहीं गए? पैदल थोड़ा बच्चे हैं और हमारे जो बैक में प्रॉब्लम है, इसलिए हम सुविधा देखकर अपना रोपवे से जाने की सुविधा है? हाँ है, वो भी अच्छा है। जिसका मन हो जाए, जिसका मन उससे जाए। रोपवे से तो बुजुर्गों को, बच्चों को, लेडीजों को सुविधा मिलती है ना। अगर बुजुर्ग रोपवे नहीं होगा तो उन्हें पैदल जाना पड़ेगा, कष्ट होगा, और उन्हें जल्दी सुविधा चाहिए तो रोपवे सबसे बेस्ट वो है। फैमिली है ना, लेडीज है, अगर हम अकेले होते, जेंट्स होते तो निकल जाते, तो फैमिली के साथ जाना है तो रोपवे बेस्ट है। हरिद्वार में मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन को आए जितने भी श्रद्धालुओं से हमने बात की, सबका साफ कहना था कि रोपवे से बुजुर्ग, बच्चे, महिलाओं को सुविधा होती है, समय की बचत होती है, लेकिन पैदल मार्ग से जाने वालों की भी कमी नहीं है। बड़ी तादाद में लोग पैदल यात्रा करते हैं। वैष्णो देवी दर्शन के लिए रोपवे बनने से दुकानदारों और स्थानीय लोगों के रोजगार के छिनने के डर को लेकर हमने हरिद्वार के दुकानदारों से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई रोपवे से उनकी दुकानदारी पर असर पड़ा है। रोपवे के बाद कोई नुकसान नहीं, और वृद्धा को, कमजोर आदमी का फायदा, दुकानदार को फर्क नहीं पड़ता। आदमी तो नीचे रहेगा तो खरीदेगा ही, पैदल जाएगा तो इतने रोप से जाएगा, उसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। वो तो मंदिर की दुकान खरीदते नीचे खरीदे, कोई नुकसान नहीं होता। ना, ऐसा कोई नुकसान नहीं है। हरिद्वार से मनसा देवी और चंडी देवी जाने के लिए 2 रोपवे चलते हैं। रोपवे से मनसा देवी जाने में 3 मिनट का समय लगता है, जबकि चंडी देवी जाने में 5 मिनट लगते हैं। पैदल जाने वाले रूट से मनसा देवी जाने में 40 से 45 मिनट का वक्त लगता है, जबकि चंडी देवी जाने में करीब 1 से 1.5 घंटा लगता है।
साफ है कि रोपवे से मां के दर्शनों की राह आसान हुई है, वक्त की बचत हुई है, लेकिन न तो पैदल जाने वाले श्रद्धालुओं की कमी हुई है और न ही पैदल यात्रा का रोमांच कम हुआ है। बूढ़े बुजुर्ग लोग जो चल नहीं पाते, फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं, और कुछ जिनका थोड़ा वेट ज्यादा होता है, वो लोग, उनको बहुत इसमें सुविधा होती है। और जनरली यंग लोग भी जाते हैं, यंग लोग ट्रैक भी करते हैं। ये सच है कि विकास की कीमत कुछ तो चुकानी पड़ती है, लेकिन विकास अगर सुविधा के साथ आए तो उसका स्वागत तो बनता ही है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, गुजरात का कच्छ जिला अपनी अनोखी सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में हर साल रण उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस बार 1 नवंबर से रण उत्सव शुरू हो चुका है, जो अगले साल फरवरी के बाद तक चलेगा। कच्छ का रण अपनी चमचमाती सफेद रेत के लिए मशहूर है। इस रेगिस्तान की कुदरती सुंदरता इसे और खास बना देती है। सफेद रेगिस्तान का अनोखा आकर्षण देश विदेश के सैलानियों को अपनी तरफ खींचता है। वहां पहुंचे सैलानियों के लिए एक आलीशान टेंट सिटी बसा दी गई है, जहां हर जरूरी सुविधा मौजूद है। सफेद रेगिस्तान में ऊंट की सवारी करना वहां के मुख्य आकर्षणों में से एक है। ऊंट की सवारी के दौरान दूर दूर तक फैले रेगिस्तान का नजारा और भी अद्भुत नजर आता है। रेगिस्तान में बसा टेंटों का ये शहर रात के वक्त और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। नजारा ऐसा कि देखने वालों को रेगिस्तान की खूबसूरती से प्यार हो जाए। सबसे ज्यादा आकर्षक होता है रेगिस्तान में सूर्योदय और सूर्यास्त होते देखना। जब सूरज की किरणें सफेद रेत पर पड़ती हैं तो एक अनोखी सी चमक पैदा होती है। रण उत्सव की रंगीन छटा देखने लायक होती है। हर साल होने वाला रण उत्सव कच्छ के सांस्कृतिक रंगों को बिखेरता है। वहां संस्कृति, कला, संगीत, स्थानीय हस्तशिल्प का एक अनोखा संगम देखने के लिए मिल जाता है। यह उत्सव कच्छ की परंपराओं को जीवंत करता है और भारत के विभिन्न हिस्सों से आए पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है। वहां पहुंचे सैलानी चौक पर मिट्टी के बर्तन बनाने का अनुभव ले सकते हैं। साथ ही लोकल कारीगरों की बनाई चीजों को याद के तौर पर साथ ले जा सकते हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं अगले साल होने वाले महाकुंभ के बारे में, जो जनवरी में होगा। अगले साल जनवरी में होने जा रहे प्रयागराज महाकुंभ में नारी शक्ति की भी भूमिका नजर आएगी। दरअसल आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने एक पहल की है, जो यकीनन स्थानीय महिलाओं के लिए एक स्टार्टअप भी है। इसके तहत ये मेहनतकश महिलाएं खास तरीके से श्रद्धालुओं को गंगा जल उपलब्ध करवाएंगी। साल 2025 की शुरुआत प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ के आयोजन से हो रही है, जो भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इसमें शामिल होने के लिए करोड़ों देसी विदेशी श्रद्धालु आते हैं, जिनकी सुख सुविधाओं के लिए कई व्यवस्थाएं हो रही हैं। ऐसे में इस बार नारी शक्ति भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दरअसल यहाँ कुछ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम के गंगा जल बिक्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोगों ने संगम, चूंकि ये त्रिवेणी है, यहाँ पे गंगा, जमुना, सरस्वती जो अदृश्य है, इनका संगम माना जाता है और इसे पौराणिक काल से इसका भी महानता रही है और महत्ता रही है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने यहाँ के जल को जो है एक संगम जल के नाम से हम लोग यहाँ पे जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 1 लीटर की पेट बॉटल्स में और भी 2-3 तरह की बॉटल्स में, जो 500 ml, 250 ml इसमें, और इसके साथ ही जो गिफ्ट के रूप में देना है, तो जो हमारे समूह की महिलाओं के द्वारा जो है, जो पीतल के भी काम किए जाते हैं अन्य जनपदों में, उनसे सहयोग लेकर उसमें भी प्रतीकात्मक रूप से हम लोग बनाकर पैक करके उसको भी हम करेंगे। संगम नगरी में महेवा गांव की ये महिलाएं मूंज की ये प्यारी प्यारी और इको फ्रेंडली डलियां बना रही हैं, जो उन श्रद्धालुओं को अपना नायाब प्रोडक्ट बेचेंगी जो किसी भी कारणवश प्रयागराज आकर त्रिवेणी पर स्नान नहीं कर पाएंगे। जैसे डिब्बा है, डिब्बा बनवा रहे, उसी में गंगा जल रख के, धूपबत्ती रख के सब वो गिफ्ट देंगे। गिफ्ट देने के लिए हाँ, आप तैयार कर रहे हैं? हाँ, तैयार कर रहे हैं हम लोग, सब लोग मिल के कर रहे हैं। अब ये गंगा जल का
सब समस्या हो रहा है करके, तो उसी के हम लोग कर रहे हैं। हाँ, त्रिवेणी का जल धातु से बने कलश या बॉटल्स में होगा, जिसे इन खूबसूरत और इको फ्रेंडली मूंज की डिजाइनर डलियों में रखकर बेचा जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की करीब 1000 महिलाओं को यहाँ के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और दूसरे धार्मिक स्थानों पर गंगा जल की बिक्री की ट्रेनिंग दी जाएगी। क्योंकि प्रयागराज का त्रिवेणी पावन तट यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बरसों से आस्था का केंद्र रहा है, ऐसे में उनके लिए यहाँ से गंगा जल को अपने घर ले जाना बड़े ही सौभाग्य की बात रहती है। लेकिन संगम तट से गंगा जल नहीं ले जा पाने की सूरत में अगर गंगा जल इन खूबसूरत डलियों में मिल जाए तो इससे खुशी और संतुष्टि की बात और क्या हो सकती है। निश्चित तौर पर मूंज की डलियों को बनाकर स्वयं सहायता समूह की ये महिलाएं खुद को न केवल आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं, बल्कि इससे स्थानीय उत्पाद मूंज की ब्रांडिंग भी होगी। तो महेवा की रहने वाली महिलाएं भी कुंभ की तैयारियां कर रही हैं और इन्हीं की हाथों की बनाई गई मूंज की डलियों में श्रद्धालुओं को, यानी प्रयागराज रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर श्रद्धालुओं को गंगा जल गिफ्ट किया जाएगा। आनंद राज, गुड न्यूज टुडे, प्रयागराज।